हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजुअल एंड यूट्यूब चैनल। मैं ललित कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्क्स बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का दूसरा पार्ट, जिसके अंदर जो टॉपिक रहने वाले हैं वो आपके रहने वाले हैं। पहला टॉपिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, पहला टॉपिक ये रहने वाला है। सेकंड टॉपिक आपका रहने वाला है बल युग्म का आघूर्ण। एक वैद्युत द्विध्रुव पर जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण कार्य करता है वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में जानेंगे। थर्ड हम जानेंगे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। फोर्थ हम जानेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एंड लास्ट हम जानेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आज के हमारे 5 टॉपिक आपके ये रहने वाले हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। हाँ, हालांकि इस वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, लेकिन इस वीडियो का मेन फोकस हमारा डेरिवेशन से है। अगर इस वीडियो का आज आप पूरा देखते हैं तो आपके 10 से 15 नंबर बोर्ड एग्जाम के कवर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और सी द वीडियो विदाउट एनी स्किपिंग। सो फर्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कसिंग। सो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है आपका होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जब हम बात करते हैं तो विपरीत प्रकृति समान परिमाण के दो चार्ज जब एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके वैद्युत द्विध्रुव के, जैसे HCl ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, H2O ये भी आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है, NH3 ये भी आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है और HBr ये भी आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हम बात करने वाले हैं आपका वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो रहने वाला है ये क्या है? किसी एक चार्ज कोई भी हो सकता है, आइदर Q और -Q। सो द्विध्रुव आघूर्ण जो आपका रहने वाला है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के गुणनफल के बराबर रहता है। इसे हम P से डिनोट करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है, हर साल आता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाएं। सेकंड इसमें क्या आता है कि भाई इसकी यूनिट जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी यूनिट होती है हमारी कूलम मीटर। कैसे कूलम मीटर होती है? देखिए, Q कूलम के लिए होता है, मीटर M के लिए होता है, तो यहाँ से हम यूनिट क्या बना सकते हैं इसकी? कूलम और मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दिशा। वैद्युत द्विध्रुव एक डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी है, मतलब इसमें एक डायरेक्शन होती है और इसकी डायरेक्शन कैसे ली जाती है? हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश। कैसे? लेट सपोज ये आपका एक चार्ज है -Q और ये आपका एक चार्ज है +Q। तो इसमें जो ये डिस्टेंस है, लेट सपोज सेपरेटेड बाई R डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है? R डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, R दूरी है इनके बीच की। तो जो डायपोल मूवमेंट है जो आपका द्विध्रुव है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस से पॉजिटिव होगी। P कैसे होगा? ऐसे, और इसके ऊपर वेक्टर। ठीक है, ये आप याद रखें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसकी यूनिट कूलम पर मीटर होती है, इसकी डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड होता है और इसमें जो आवेश होते हैं वो आपके अपोजिट नेचर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये एक डेरिवेशन है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी डेरिवेशन कराना हमने अच्छा समझा। तो आज हम इसकी डेरिवेशन ही कराएंगे आपको, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की। दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो डेरिवेशंस को ध्यान से देखना और समझना। तो डेरिवेशन समझने के लिए सबसे पहले हम समझ करते हैं, ये हमारा एक चार्ज है। क्या है? एक चार्ज ले लेते हैं, एक डायपोल ले लेते हैं, एक Q -Q और ये हमारा हो गया +Q। ठीक है, ये एक डायपोल है, यहाँ हम O पॉइंट मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस रहने वाली है ये आपकी L यहाँ तक,
और ये जो डिस्टेंस रहने वाली है ये भी आपकी L रहने वाली है, ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस रहने वाली है वो कितनी रहेगी आपकी, टोटल डिस्टेंस जो रहने वाली है वो 2L, या हम इसे बोल सकते हैं, वेट अ सेकेंड, ये जो डिस्टेंस रहने वाली है आपकी 2L, या हम इसे D भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, D, ठीक है। अब यहां से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, हम सपोज करते हैं R दूरी पर यहां तक, जैसे R दूरी पर एक पॉइंट है हमारा P, क्या है यहाँ पर एक पॉइंट P मान लेते हैं, जिस पर एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज का नाम हम दे देते हैं प्लस Q, ठीक है। अब इसे A बोल दूं मैं, इसे मैं बोल देता हूँ B आपका, ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया P, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इस पॉइंट पर अक्षीय स्थिति यानी कि चार्ज की लाइन में जो स्थिति है उसमें किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम क्यू पी पॉइंट पर बात करते हैं, तो फर्स्ट ये हमारा बी के कारण आ जाएगा एक क्षेत्र, और ये जो है हमारा ई ए के कारण आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। 2 पॉइंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट हम ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसकी डेरिवेशन, इसकी एक लैंग्वेज सिंपल आप लिख लेना, कैसे कि भाई माना हमने एक डाइपोल है, डाइपोल जो है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज का है, क्यू मैग्नीट्यूड है, आर जो 2L डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है, इस टाइप से लिख लेना। तो अब हम यहाँ लिखते हैं भाई माइनस क्यू चार्ज के कारण या माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है आपका ई ए, ठीक है, यहां से ऐसे लेता हूं मैं, माइनस क्यू आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र है आपका ई ए, ठीक है, ई ए निकालेंगे हम यहां से, तो के क्यू, ई की वैल्यू हमने यहाँ से पढ़ी रखी है, ये फॉर्मूला आप याद रखें, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है ई के लिए है, किसके लिए है आपका, ये जो आपका फॉर्मूला रहने वाला है ये आपका ई के लिए रहने वाला है, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये जो है एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है आपका, ठीक है। तो के चार्ज हमारा क्यू है, आर, अब देखिए ई ए के लिए जो आर है वो कितना बन रहा है आपका आर प्लस एल, कितना बन रहा है, यहां से मैं लिख सकता हूं आर प्लस एल, डिस्टेंस बैठ रही है हमारी, कौन सी वाली आर प्लस एल है ये, देखो एक तो आपकी P से लेके O तक की डिस्टेंस और एक O से लेके A तक की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपकी A से P तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपका ये हम मान लेते हैं कैसे होगा, पी ए कैप, पी ए कैप डायरेक्शन में, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट अब प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो आपका फील्ड बनने वाला है के कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र जो बनने वाला है, वैद्युत क्षेत्र जो बनने वाला है वो ई बी, वेट अ सेकेंड, क्या हो गया, ई बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल, कितना आर माइनस एल का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है आपकी बी पी कैप, ठीक है, ये आप याद रखें, ये आपकी होगी इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहां से जब आपकी एक इक्वेशन 2 कंप्लीट हो जाती है तो नेट फील्ड जो हम निकालेंगे वो दोनों देखिए ई ए और ई बी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई ए सॉरी ई बी और ई ए की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे टोटल जो आपका फील्ड आएगा वो आने वाला है ई बी
सॉरी E इज इक्वल टू EB माइनस ऑफ E, ये आपका फील्ड आने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, अब EB की वैल्यू हम देखते हैं क्या लिखी थी हमने, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस जो EA की वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ से मैं के और क्यू कॉमन ले सकता हूँ, ये क्या रह जाएगा अपना 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, क्या रह जाएगा ये आपका, ये रहने वाला है आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, इसे जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो के क्यू, यहाँ से हम देख सकते हैं कि आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर एलसीएम लेने पर, और ये बनेगा आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर होता है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इससे आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो के क्यू ऊपर आपका बचेगा 4RL सॉल्व करने पर। जब हम इस स्क्वायर को खोलेंगे, इस स्क्वायर को खोलेंगे तो 4RL बचेगा, और डिवाइड में जब हम इसे खोलेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका मिलेगा। ठीक है, इसे एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ, ये आएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो आर जो होता है वो आपका ग्रेटर 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 देन एल होता है, मतलब आर जो होता है वो एल की कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सो हम एल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम एल को नेग्लेक्ट करेंगे तो जो हमारे पास नया फॉर्मूला आने वाला है किसका, वैद्युत क्षेत्र का, डायपोल के कारण के क्यू अपॉन R4, और यहाँ आ जाएगा इंटू 4RL। तो एक आर से ये गया आपका क्यू टाइम्स, तो ये क्या रह जाएगा आपका के, मैं 2 को बाहर लिख लूँ, 4 है, उस 4 में से 2 को बाहर लिख लिया और मैंने Q इंटू 2L कर दिया अपॉन RQ। तो यहाँ से E का जो नया फॉर्मूला आया वो क्या आया आपका, K 2 टाइम्स, ये आपका डायपोल मोमेंट होता है, ये क्या होता है आपका, इसे हम बोल सकते हैं P, ये आपका डायपोल मोमेंट होता है। तो K इक्वल्स टू 2P, सॉरी E इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ 2P अपॉन RQ। ये जो आया ये आया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण। इसे अगर हम फर्दर के की वैल्यू इसमें रखते हम, तो जो ई की नई वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन RQ। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपका रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को, सॉरी इस डेरिवेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है और रिमेम्बर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है निरक्षीय स्थिति और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पे करनी है, लेकिन किसकी निरक्षीय स्थिति में? वैद्युत द्विध्रुव के। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो इसका डेरिवेशन है, उससे पहले हम थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि ये कहना क्या जा रहा है। डायग्राम की मदद से हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, लेट सपोज कि ये एक, मैं लाइन ले लेता हूँ जैसे कि प्रॉपर डायग्राम बने। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ समझते हैं, ये हमारा एक, ठीक है, ये क्या है हमारा? वैद्युत द्विध्रुव है। इसे मैं मान लेता हूँ Q1 माइनस ऑफ Q, और ये हो गया हमारा प्लस ऑफ Q। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ये इनका मिडिल पॉइंट है, यहाँ से O पॉइंट इसको मान लेते हैं हम। ये A हो गया और ये हो गया हमारा B। ठीक है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, और यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी? ये L मान लिया हमने, और ये भी आपकी L हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है। टू एल डिस्टेंस पे दो चार्ज एक दूसरे से अपार्ट है और एक डाइपोल बना रहे हैं। अब निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या कहते हैं हम? कि इस डायरेक्शन में हमें क्या बनाना है? इस डायरेक्शन में हमें कहीं किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले हमने किस डायरेक्शन में की थी? पहले हमने इस डायरेक्शन में की थी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और अब हमें किस डायरेक्शन में करनी है? अब हमें इस डायरेक्शन में करनी है। ठीक है, तो लेट सपोज कि यहां से एक आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर मैंने एक पॉइंट मान लिया पी। ठीक है, ये आपका आर दूरी पर, कितनी दूरी पर माना मैंने? ये आपका मान लिया मैंने आर दूरी पर पी। ठीक है, एक पॉइंट मान लिया, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है? तो यहां से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि सभी बच्चों को बड़े अच्छे से आती होगी। तो ये कितनी आ जाएगी? ये आपकी आने वाली है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी दूरी जो जो यहाँ चार्ज माइनस क्यू चार्ज से और पी पॉइंट तक की दूरी है, वो ये आ जाएगी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इस पॉइंट से जो दूरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? वो भी सेम दूरी रहने वाली है आपकी। तो ठीक है, यहाँ से मैं इस दूरी की वैल्यू लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक मॉडल बन गया कि भाई कैसे क्या रहने वाला है इसमें डायग्राम के जरिए। अब समझते हैं कि लेट सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है हमारा? एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इस टाइप से, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र बनेगा यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, और एक जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा हमारा, वो कैसे बनेगा? इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, ये हो गया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये हो गया आपका। मैं इसकी ऐसा डायरेक्शन बना देता हूँ। एक मैं अप्रोक्स इसकी जो फील्ड आने वाली है वो ऐसे आएगी, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जो वो आएगा वैद्युत क्षेत्र इस टाइप से आएगा। अब जब इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा? पैरेललोग्राम लॉ अब आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। मैथ्स का पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? कि भाई दो वेक्टर, उनका समीशन एक पैरेललोग्राम लॉ से निकाला जा सकता है। उनका रिजल्टेंट जो है वो एक पैरेललोग्राम लॉ से निकाला जा सकता है। तो एग्जैक्ट जो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आपका आने वाला है। ठीक है, ये आपका इनका रिजल्टेंट आने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। लेट सपोज ये आपका ई बी है। ये क्या है आपका? ई बी है, और ये आपका है ई ए। ठीक है, तो मैं इसे ई आर बोल दूं। अब ई आर की वैल्यू क्या है? इसके कारण, एक तो इसके कारण आ रहा है आपका रिजल्टेंट, और एक आपका रिजल्टेंट इसके कारण आ रहा है। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, डॉटेड लाइन लेके इसको शो करा देते हैं थोड़ा सा। वेट, इसे मैं यहाँ से, डॉटेड लाइन इसमें है या नहीं है? चलो कोई ना,
ये मैंने लाइन ली, मैं ये कलर ले लेता हूँ ब्लैक। यहाँ से ये समझिए आप इस टाइप से, और ये आ गया इतना, और एक ये आ गया, वो भी ठीक है। तो एक ये आ गया, इस टाइप से आपका एक रिजल्टेंट जो वेक्टर आ रहा है वो इस डायरेक्शन में ये आपका रिजल्टेंट आ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर ये मैं इस एंगल को थीटा मानूं, तो ये एंगल मैंने बोल दिया ये थीटा है, लेट सपोज। तो ये एंगल आपका कितना आएगा, ये भी आपका थीटा आएगा। ये एंगल थीटा है, सपोज करना ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना आने वाला है, ये एंगल भी थीटा आने वाला है। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो रिजल्टेंट जो फील्ड आपका आने वाला है वो कितना आएगा, ई आर, वो आएगा ई ए कॉस थीटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सेकंड जो आएगा वो आएगा आपका ई बी कॉस थीटा, ठीक है। एक रिजल्टेंट में क्या है, ई ए कॉस थीटा, दूसरे में है ई बी कॉस थीटा, दोनों ऐड होंगे क्योंकि रिजल्टेंट दोनों के कारण बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें ई ए फाइंड करना होगा। इसकी डेरिवेशन के लिए ई ए क्या फाइंड करना होगा हमको, ई ए। सो फॉर ई ए, यहाँ मैं लिख देता हूँ ई ए के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि माइनस क्यू, ये क्या है, माइनस क्यू के कारण है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, आप देखते हैं। ई ए इज इक्व टू, यहाँ ये लगा के ध्यान रखना, वेक्टर, वेक्टर नोटेशन जरूरी है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो ई ए कितना आ जाएगा आपका, के टाइम्स क्यू में कितना है, क्यू है आपका चार्ज। अब डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर होता है आपका, ठीक है। तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायग्राम से ही समझते हैं। जो ई बी है, ई बी है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ई बी के लिए कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज, या प्लस क्यू से काट देता हूँ मैं, आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना रहने वाला है ये देखते हैं, क्योंकि ई ए और ई बी दोनों पर जो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, दोनों चार्ज जो फोर्स लगा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो अप्रोक्स यहाँ भी फोर्स आपका सेम रहने वाला है क्योंकि दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों पॉइंट पर ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ई बी निकालूं आपका, ई बी, तो ई बी कितना आने वाला है आपका, ई बी आने वाला है जो आएगा आपका के क्यू टाइम्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 2। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट फील्ड जो है आपको जो रिजल्टेंट फील्ड आपका रहने वाला है वो ये रहने वाला है, कितना रहने वाला है ये, ठीक है। एक सेकंड में आपको हाईलाइट कर देता हूँ, या एक बॉक्स में इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है वो आपका कितना रहने वाला है, ये रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रहने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि ई ए की वैल्यू हमने निकाल ली, ई बी की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास बची कॉस थीटा की वैल्यू, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये पॉइंट है आपका थीटा, थीटा कॉस में, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ आपको, कॉस थीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी आधार बटे कर्ण। सभी एंगल थीटा है तो किसी भी एंगल से निकालें सेम वैल्यू आएगी, तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है हमारा एल, अपॉन कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर, वेट सेकेंड, वेट वेट वेट, ये एरर दे रहा है बहुत, तो ये आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या वैल्यू है ये आपकी, कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है।
तो तीन चीज हमारे पास हो गई, ई ए हो गया, cos थीटा हो गया और ई बी हो गया। अब तीनों वैल्यूओं को हम क्या करते हैं, इक्वेशन में डाल देते हैं जो हमारी बॉक्स में बंद है। ठीक है, तो चलते हैं ऊपर। अपन ये लो, ई आर क्या था हमारा, यहाँ लिख देते हैं हम साइड में। ई आर जो आ रहा था वो आ रहा था ई ए cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा। ठीक है, ई आर जो आ रहा था यही तो आ रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये लो ई ए की वैल्यू थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्क्वायर से ये रूट आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काट देते हैं इसको, ऐसे ये रूट आपका कट जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, प्लस ई बी के लिए क्या डालते हैं हम, cos थीटा की वैल्यू बाद में रख देंगे। ई बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मैंने सपोज इसमें से cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, cos थीटा मैंने बाहर निकल लिया। ठीक है, जब मैं ऐसे करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, टू टाइम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये टू टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रहने वाला है। ठीक है, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एल अपॉन अंडर रूट में तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए Q यहाँ है, एल टू यहाँ है, एल यहाँ है। डायपोल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, P बराबर Q इंटू टू एल। ठीक है, तो यहाँ से मैं Q इंटू टू एल की जगह P रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आगे जो होने वाला है। वेट अ सेकंड, मैं एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ आपके लिए। पेज ऐड करते हैं, न्यू पेज। सो ठीक है, वेट 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 वेट, ये आपका न्यू पेज ऐड होने वाला है। ठीक है, सो पहले क्या देखा हमने, यहाँ तक देख लिया, तो मैं इसके आगे वैल्यू रख देता हूँ। ई जो आर आएगा टू टाइम्स ऑफ पी डिवाइड में, अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए एक पावर पूरी है, एक पावर आधी है, तो वन प्लस वन बाई टू यानी कि थ्री बाई टू टोटल आपकी पावर होने वाली है। तो टू टाइम्स ऑफ पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि भाई आर जो होता है वो मच 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 ग्रेटर देन एल होता है, यानी आर की जो वैल्यू रहने वाली होती है वो आपकी एल से काफी ज्यादा बड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं, एल को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो नई जो वैल्यू आने वाली है ई आर, वो टू टाइम्स, वेट अ सेकंड, हम के खा गए, ये लो के, यहाँ पर के है, यहाँ पर के है। ठीक है, तो के ये मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो के इंटू टू टाइम्स ऑफ पी डिवाइड हुए, ये क्या रहेगा, आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। तो यहाँ से टू कट जाएगा, तो रिजल्टेंट जो फील्ड जो आपका आएगा वो कितना आएगा, ई आर जो बनेगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वो बनेगा के इंटू टू पी अपॉन आर क्यू। क्या बनेगा, के इंटू टू पी अपॉन आर, टू पी, वेट वेट वेट, टू पी नहीं आएगा इसमें, क्यू इंटू टू एल, ये पी हो जाएगा खाली, के इंटू पी, टू नहीं आएगा, सॉरी। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। वेट अ सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ये टू हट जाएगा यहाँ से, के इंटू पी ओनली क्या रहेगा, के इंटू पी, ये आप ध्यान रखें, इसमें के इंटू पी रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा के इंटू पी अपॉन आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। तो जो नया जो फील्ड रिजल्टेंट फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा आपका, ई आर जो आएगा वो आएगा के पी अपॉन आर क्यू। के की वैल्यू रखूँ मैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू पी अपॉन आर क्यू। निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो आपका इतना बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति हर बार एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में आनी होती है और लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है, तो ये काफी ज्यादा वेटेज रखती है आपके लिए। तो ध्यान रखना कि इन डेरिवेशंस को आप हर हाल में अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ के जाएं विद देयर डायग्राम्स, क्योंकि फिजिक्स में डायग्राम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। जैसे निरक्षीय स्थिति का आपका डायग्राम आपने देख लिया, क्या था, इस टाइप से कुछ डायग्राम बन रहा था, और अक्षीय स्थिति का डायग्राम आपने देखा होगा, ये आपका अक्षीय स्थिति का डायग्राम बन रहा था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। जब हम, वैसे तो ये नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसका टॉपिक था, लेकिन मैंने इसी में ले लिया ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये जो होता है सतत आवेश वितरण, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो आवेश होता है हमारी फिजिक्स में, जो हम अभी तक आवेश पढ़ते आ रहे हैं, ये एक लाइन पॉइंट पे एक पॉइंट पे पूरा अवेलेबल नहीं होता, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, एक तरीके से फैला होता है। तीन तरीके से ये फैला होता है जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जो तीन तरीके हैं, पहला होता है आपका रैखिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये रहा। पहला होता है आपका रैखिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम करते क्या है कि लेट सपोज ये आपकी एक लाइन है, ऐसे करके एक लाइन होगी, और इस पूरी लाइन पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? इस पूरी लाइन पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी एल, यानी कि एक छोटी सी लेंथ के लिए डी क्यू चार्ज होता है वैसे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना। चार्ज हमारा कंसंट्रेटेड नहीं होता, यानी कि एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर संकेंद्रित नहीं होता, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में होता है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में होता है तो कैसे होता है। तो पहला लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, रैखिक नेचर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकंड जो होता है आपका, ये आपका सतह प्रभार यानी कि सरफेस के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि एक सरफेस होगा आपका इस टाइप से, और ये जो चार्ज होगा ये इस पूरे सरफेस पर इस टाइप से, इस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी ये कौन डिस्क्राइब करता है? आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रॉपर्टी आपकी डिस्क्राइब करती है। इसे बोलते हैं सतह आवेश वितरण। ये प्रभार नहीं है आपका, यहाँ आप काट के इसको आवेश लिख लें। क्या लिख लें? आवेश। ठीक है, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है? डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, यानी कि चार्ज जो कि हमारे पूरे एक एरिया पर फैला हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट जो आपका आता है आयतन चार्ज वितरण। आयतन यानी कि वॉल्यूम। अब ये क्या है, पहले लाइन में आया, फिर सरफेस में आया, अब आ गया आपका वॉल्यूम में। इसमें क्या है, लेट सपोज ये आपका एक, मैं इसमें क्यूब बना लेता हूँ जिससे कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। वेट, सॉरी फॉर क्यूब, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये पूरे वॉल्यूम में, आपके पूरे वॉल्यूम में आपका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के जो वितरण होते हैं इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज वितरण, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर क्या होता है आपका? डी क्यू अपॉन डी वी। वी किसके लिए? वॉल्यूम, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपका किस में आ जाता है? आयतन चार्ज वितरण में। ठीक है, इसमें इतना ही है। तो सरफेस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया होगा, जिसमें रैखिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, फिर हमने आपका सतह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, फिर हमने आपका आयतन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। अब इसके बाद एक जो टॉपिक बचता है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर 1 का है और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके चैप्टर फर्स्ट में, तो ये है आपका एक टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो बलागुण होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो बलागुण समझने से पहले, मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम समझते हैं बलागुण क्या होता है। वैसे तो आप स्टूडेंट्स काफी इंटेलिजेंट हो, जो कि 11th में पढ़ के आए होगे बलागुण क्या होता है, फिर भी
लेट सपोज अगर हमारा ये फोर्स है, अगर ये डायरेक्शनल होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक डायरेक्शन में होता है तो हम इसे बल बोलते हैं, सिंपल, एक डायरेक्शन में और एक सिंगल फोर्स। लेकिन जब दो फोर्स एंटी पैरेलल, एक ही सिस्टम पे जब दो फोर्स एंटी पैरेलल और कंटिन्यूअस नेचर में वर्क करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। कैसे, दो बल सेम मैग्नीट्यूड के यानी समान परिमाण के और अपोजिट नेचर यानी कि विपरीत प्रकृति के, जब दो बल समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के एक ही सिस्टम, एक ही निकाय पर कार्य करते हैं तो इसे हम बलागुण बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू आर। तो एफ क्या है, किसी एक बल का मैग्नीट्यूड, और दूसरा आर क्या है आपका, आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। इसी बेसिस पे क्या है कि अभी तक हमने डायपोल पढ़ा था। अब डायपोल जब किसी फील्ड में आएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो उस पर बल लगेगा। अब डायपोल है मतलब दो चार्ज हैं तो, और दोनों अपोजिट नेचर के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो दोनों पर जो बल लगेगा वो अपोजिट लगेगा। कैसे बल लगेगा अभी हम डायग्राम से समझेंगे। तो वहां भी बलागुण काम करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये लो, ये हो गया आपका इरेज। अब समझते हैं क्या है। पहले तो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। लेट सपोज एक, वेट वेट वेट, गलती हो गई। हम्म ये लीजिए, मैं यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लो, ये ठीक है। देखिए, ये आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूँ। ठीक है, हम्म इस टाइप से, इस टाइप से ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी डायरेक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन आपकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब समझते हैं कि एक टॉर्क यानी कि एक बल द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका इस फील्ड में रखा हुआ है। लेट सपोज ये ऐसे करके मैं क्या करता हूँ, ये रहा। हाँ, इस टाइप से ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और इस पर जो है ये, हम्म, हम्म, इस पर जो है ये आपका एक चार्ज होगा Q1। लेट सपोज ये हो गया आपका पॉजिटिव Q, और एक ये चार्ज होगा, ये सपोज कर लेते हैं ये हो गया नेगेटिव Q। अब इस टाइप से आपका क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई टाइप का। इसमें एक चार्ज है जो किसी एक एंगल पर, लेट सपोज ये थीटा डिग्री पर क्या है, ये इंक्लाइंड है। ये जो है ऐसे नहीं है, अगर यूनिफॉर्म होता तो मैक्सिमम फील्ड लगता। वो कैसे लगेगा अभी समझेंगे। ये कैसे है, थीटा डिग्री के पे इंक्लाइंड है। ठीक है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब इस पे क्या है, लेट सपोज एक बल ऐसे लग रहा होगा, जिसे मैं बोल देता हूँ क्यू ई, डायरेक्शन इस टाइप से। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, और एक इस पे ऐसे बल लग रहा होगा। लेट सपोज ये जो है इस पे बल लग रहा होगा, इसकी डायरेक्शन में बोल देता हूँ क्यू ई। ठीक है, ठीक है, दो बल लग रहे हैं, एक इस पर ऐसे कैसे लग रहा है, एक इस पर ऐसे लग रहा है, दूसरा इस पर ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब इतना इस पे बल लग रहा है। इसके बाद हम इसको समझते हैं थोड़ा सा और, कि भाई जो इसका बल आने वाला है, जो इसका टॉर्क आने वाला है, टॉर्क आपका रहने वाला है बल घूर्ण। ठीक है, तो इसके बाद लेट सपोज इसकी डिस्टेंस है 12। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या रहने वाली है, 12। अब जो बलागुण है टॉर्क, उसकी वैल्यू क्या होगी, किसी एक, फॉर्मूला है इसका, किसी एक, जो भी हमने देखा था, किसी एक बल का परिमाण, ठीक है, गुणा बलों के बीच की, के बीच की लंब अभिलंबवत दूरी। ठीक है,
अभिलंबवत दूरी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब अभिलंब दूरी इसकी बात चल रही है, तो इसके लिए हम देखते हैं अभी, लेट सपोज अभिलंबवत दूरी देखते हैं इसकी। तो मैं इससे बना लेता हूँ, ये देखो, ये इसकी जो है अभिलंबवत दूरी होगी ऐसे। ठीक है, सिंपल लाइन ले लेता हूँ मैं, अभिलंबवत दूरी और ऐसे। ठीक है, ये इसकी अभिलंबवत दूरी हो गई, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। ये क्या हो गया आपका एंगल थीटा। ठीक है, अब मुझे इतना बताओ कि अगर मैं इसे ए बोल दूं, इसे मैं बी बोल दूं, और इसे मैं सी बोल दूं, तो अभिलंबवत दूरी, यानी कि यहां से लिखते हैं अभिलंबवत दूरी जो है आपकी, वो कितनी आएगी। यहां से निकालते हैं BC, अभिलंबवत दूरी आपकी हो गई। ठीक है, इसके लिए हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो साइन थीटा के जरिए निकालते हैं हम। बेटा सेकेंड, इसे ऐसे कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, BC अपॉन 2L। भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे, सॉरी लंब बटे कर्ण। तो लंब की जगह हमने BC लिख लिया, और कर्ण की जगह हमने इसकी वैल्यू लिख दी 2L। ठीक है, तो यहाँ से BC कितना निकल के आया, 2L साइन थीटा। तो BC कितना निकल के आया अपना, 2L साइन थीटा। ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू यहां से देखेंगे, तो बल का परिमाण एक का मैंने ले लिया QE। ठीक है, और जो लंबवत दूरी है वो है 2L साइन थीटा। ठीक है, यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P Q इंटू 2L क्या हो गया, PE साइन थीटा। ठीक है, और यहां से ये टॉर्क की वैल्यू आ गई PE साइन थीटा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और एग्जाम में भी आपकी आने वाली है। ठीक है, यहाँ से अगर इसे एक और फॉर्म में जाए, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो P क्रॉस E क्रॉस P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका खत्म हो जाता है टॉर्क वाला चैप्टर। अब आपकी डेरिवेशन सारी खत्म हो चुकी है, आप देखेंगे तो यहाँ से मैं एक बार आपको रिविजिट करा देता हूँ, हमने क्या क्या आज अभी तक पढ़ लिया इस टॉपिक में। हमने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट। सेकंड हमने पढ़ लिया आपका डायपोल मूवमेंट के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद हमने पढ़ लिया आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ लिया आपका, नेक्स्ट हमने पढ़ लिया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, सतत आवेश वितरण। और लास्ट हमने इस आज की वीडियो में कवर किया है आपका टॉर्क, यानी कि आघूर्ण, बल आघूर्ण जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी डायपोल पर लगता है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि भाई मैक्सिमम कब होगा। सीधी बात है, हमने फॉर्मूला निकाला है भाई PE साइन थीटा। साइन थीटा, अगर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पे आती है, 90 डिग्री पे। अगर ये फील्ड के डायरेक्ट परपेंडिकुलर हो जाता है, क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है फील्ड के, तो उस केस में बल आघूर्ण पर जो बल लगने वाला है, सॉरी जो वैद्युत ध्रुव पर जो बल लगने वाला है वो मैक्सिमम रहने वाला है। ठीक है, और सबसे कम लगेगा कब, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। मतलब अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की अलाइनमेंट में है, मतलब उसके सीधे उसी रेखा में है जिस रेखा में हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो डायपोल पर जो लगने वाला बल है वो 0 होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो बल भी 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और आज की वीडियो में मैक्सिमम 10 से 15 नंबर का पेपर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जानकर भी स्किप ना करें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर ये वीडियो लेंथी हो जाती है, अगर ये वीडियो आपकी लेंथी हो जाती है, तो हम इसे 2 पार्ट में अपलोड कर देंगे, लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक पे बेसिस हैं जिनकी हमने अभी तक डेरिवेशन की है। तो चलते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन।